बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाएगी? क्या राहुल गांधी ने झूठ बोलने के लिए ट्रेड डील को हथियार बनाया? क्या संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता? क्या राहुल गांधी का ग्रिप और चोक वाला दांव उल्टा पड़ रहा है? संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म क्यों नहीं हो रहा है? तल्खियां गाली गलौज की तरफ क्यों बढ़ रही हैं? राहुल कॉन्फिडेंट हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे डरते हैं, आंखें नहीं मिला पाते। तो क्या राहुल का यही कॉन्फिडेंस अब ओवर कॉन्फिडेंस बन गया है? बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल बोले नहीं, बिना चर्चा के प्रस्ताव पास हुआ। नंबर्स हैं नहीं, फिर भी स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ राहुल अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए हैं। संसद परिसर में बीजेपी के सांसद मीडिया से बात करते दिख गए तो राहुल उनका हाथ पकड़कर खींचने लगे। सदन में जो छपी नहीं उस किताब को गवाह साबित करने लगे। तो कभी बार बार नियमों का हवाला देने के बाद भी सदन की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। अब बात सब्सटेंशियल मोशन तक पहुंच चुकी है। संसद के अंदर खुद की सांसदी खतरे में पड़ गई है तो बाहर नरवणे साहब की किताब को लेकर दिल्ली पुलिस के शिकंजे का डर है। ऐसे में सवाल है कि क्या राहुल गांधी उचित अनुचित समझ नहीं पा रहे हैं, और सवाल ये कि क्या राहुल गांधी नैरेटिव वॉर के सहारे ही नैया पार लगाना चाहते हैं? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान हैं। राहुल गांधी की फाइल्स खोलने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिए सुधांशु जी का। सुधांशु जी, पहले तो सिर्फ राहुल गांधी जी को बोलने नहीं देते थे, अब तो उनके सांसद बने रहने पर भी आप लोगों को आपत्ति है। वो सांसद रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात को लेकर भी प्रश्न खड़े होने लगे हैं। इतनी दिक्कत क्या है राहुल गांधी से, इतनी नफरत की? देखिए, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो राहुल गांधी जी को बोलने देने में हम लोगों का लाभ है, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो उनके मुखार बिंदु से कुछ ऐसे वाक्य निकलते हैं जो भाजपा को राजनीतिक दृष्टि से लाभ कर देते हैं। इसलिए डरे हुए उनके सांसद रहते हैं। जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे, जरा पीछे बैठे हुए लोगों के चेहरे को आप देखिएगा, उनके अंदर बड़ी गंभीरता थी जब वो ऐसे वैसे सब अपना बता रहे थे, ग्रिप रिप वाली बात, क्योंकि वो डरते रहते हैं कि पता नहीं अभी क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा। मगर यहां विषय क्या था? विषय संवैधानिक प्रामाणिकता और कानून का था। सदन के पटल पे आपको बोलने का अधिकार है, मगर तथ्यात्मक आधार पे। अनर्गल आरोप आप नहीं लगा सकते। किताब छपी है तो आप दिखाइए किताब छपी है। अगर किताब वो छपी ही नहीं है, और जिसे हम कहते हैं बचकानी बात करना क्या होता है, जब सब चेयर ने यह कहा कि आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा मैं अभी सब्सटेंशिएट करता हूं। अभी सब्सटेंशिएट नहीं होता। सब्सटेंशिएशन का एक प्रोसेस ये होता है कि जो आपने बोला वो आप एक बाकायदा फॉर्म होता है जिसमें भर के साइन करके अंडरटेकिंग के साथ देते हैं कि ये बात मैंने बोली है और ये प्रमाणित है, यदि यह गलत होगी तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो। जैसे कोई बच्चा ये कहे कि मेरे नंबर कम हो गए तो टीचर कहेगा ठीक है तुम्हारा करेक्शन हो जाएगा, तो अभी कर दिए। अभी नहीं भाई साहब, स्क्रूटनी का फॉर्म भरिएगा, उसके बाद आपकी कॉपी दोबारा चेक होगी और अगर नंबर कम होंगे तो बढ़ जाएगी। तो कोई ये कहे नहीं अभी होगी तो बात समझ में आ जाती है। इसलिए जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं उसके लिए मैं कहना, और वो देखिए सदन का पटल हो या बाहर कैसी कैसी भाषा बोलते हैं। अच्छा, देश की मिट्टी हो या बाहर विदेश की मिट्टी, हर जगह ऐसी ही भाषा बोलते हैं। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए, कि कौन सी बात किस तरह से कही जाती है, यह सलीका पता हो तो हर बात सुनी जाती है। पर अफसोस कि उन्हें वो सलीका नहीं पता है, और इसीलिए अब जैसे आप देखिए विचित्र हरकतें, सदन के बाहर निकले और हमारे दो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी और अश्विनी वैष्णव जी मीडिया से बाइट कर रहे हैं, अचानक उनका हाथ पकड़ के यूं करने लगे। ऐसे कोई कर सकता है? यही सेम राहुल गांधी जी हैं जो पिछले लोकसभा में, याद करिए, जिस समय टीएमसी का सांसद कल्याण बनर्जी पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ जी की मिमिक्री कर रहे थे तो ये वो फोटो खींच रहे थे। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो पिछली लोकसभा में सदन के पटल पर प्रधानमंत्री मोदी जी के गले पड़े थे जाके, और फिर अपनी सीट पे बैठ के अखियों से गोली मारे थे। तो मुझे लगता है कि वो जिस प्रकार का आचरण करते हैं उसके बाद जनता स्वयं निर्णय ले सकती है कि उनकी बात कितनी गंभीरता है ना। वो तो बार बार आपसे फ्रेंडली होना चाहते हैं, वो तो बार बार आपके दोस्त बनना चाहते हैं, लेकिन आप हैं कि उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को बार बार डिलीट कर दे रहे हैं। देखिए उसका एक कारण है, ऐसी बात नहीं है। उनके सामने समस्या क्या हो गई है कि उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं, पूरी तरह ग्रिप में आ गए हैं जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा हो गई। इसीलिए जब भी विदेश जाते हैं वो एंटी इंडिया सांसदों के साथ ही मिलते हैं।
इल्हान उमर जैसे सांसद के साथ मिलते हैं जो कहते कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, तो किसी ऐसे थिंक टैंक के उस पर चले जाते हैं जो भारत के खिलाफ लगातार बोलता हो। और मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, भारत के इतिहास का एक नेता प्रतिपक्ष बताइए जिसने विदेश में जाकर इतने प्रकार के जिसने विदेश में जाके इतने सारे और इतने प्रकार के भारत विरोधी बयान दिए हो आज तक की भारत की इतिहास। चलिए कांग्रेस के ही देख लीजिए, पिछली वाली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी थे। कभी आपने सुना अधीर रंजन चौधरी जी बाहर जाके ऐसे अनाप शनाप बोले हो? बताइए। अभी भी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी हैं और खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष। अभी मजेदार बात देखिए, जर्मनी गए थे सदन के बीच में, याद करिए पिछले सेशन में तो कहा गया था नहीं वो कांग्रेस को के ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मजबूत किया जाता है इसके बारे में कोई ट्रेनिंग लेने के पहले से समझ में नहीं आता। भाई कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने की ट्रेनिंग जर्मनी में काहे मिल रही है, और अगर मिल भी रही है तो कांग्रेस अध्यक्ष या महासचिव क्यों नहीं जा रहा है? आप तो कांग्रेस संगठन के अंदर नहीं है। अब आइए, उससे पहले जब हम लोग विपक्ष में थे, क्या आपने सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी को कभी सुना विदेश में जाकर ऐसे अनाप शनाप बोलते हुए? आप याद करिए जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तब कभी ऐसा हुआ कि अटल बिहारी, और तो छोड़िए सोनिया गांधी जी जब नेता प्रतिपक्ष थी अटल जी की सरकार में, कभी विदेश में जाके आपने सुना कि वो इतना के अनाप शनाप बोल रही है? तो समस्या राहुल गांधी जी के साथ है, क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप इतनी हो गई है एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ। अब मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा था, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जो नेता सदन है, उन्होंने कहा था ना अबोध बालक, तो एक ऐसा अबोध बालक है जिसे पता ही नहीं है कि वो भारत विरोधी शातिर शक्तियों के हाथ का खिलौना बन गया है। इसलिए इस देश को इन बातों को हंसी मजाक में नहीं, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इसीलिए वो सदैव ऐसी बात बोलते हैं जो भारत के अंदर गंभीर समस्या उत्पन्न करे, जैसे सेना को लेकर विश्वास पैदा करने का प्रयास करना, चुनावी प्रक्रिया को लेकर विश्वास पैदा करना, उस पर आरोप लगाना, मीडिया पे आरोप लगाना, चुनाव आयोग पे आरोप लगाना। और ये आज से नहीं, लंबे समय से चल रहा है। याद करिए 4-5 साल पहले इन्होंने कहा था LIC बर्बाद हो गई। क्यों? LIC भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाए कि मेरा इंश्योरेंस चला। बताइए पिछले 5 साल में किसी का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हुआ? नहीं। LIC आज ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में। फिर उन्होंने क्या कहा, अरे साहब, और वो एक कॉर्पोरेट हाउस को लेके कहा था, उसको लेके LIC ने बताया हमारा 1% भी इन्वेस्टमेंट नहीं और उससे भी हमने मुनाफा कमाया। अब आइए, उन्होंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गई। ये 6-7 साल पहले की बात है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिला के हाईएस्ट है, रिलायंस से ज्यादा प्रॉफिट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। फिर उन्होंने ये कहा था HAL बर्बाद हो गया, क्योंकि भारत की डिफेंस की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। आज HAL के पास जो पाइपलाइन में ऑर्डर है वो 81,000 करोड़ के। फिर उन्होंने कहा था भारत की वैक्सीन गड़बड़ है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर अराजकता उत्पन्न करना, आशंका उत्पन्न करना उनका लक्ष्य हो गया है। चुनाव जीतकर सरकार बनाना उनका लक्ष्य। लेकिन नेता विपक्ष हैं सुधांशु जी, वो आपकी सरकार की कमियों पर आपको घेरेंगे, आपकी सरकार से जितनी गलतियां हो रही हैं, जितनी लापरवाहियां हो रही हैं, उस पर आपसे सवाल पूछेंगे। वो उनका अधिकार है, जनता के साथ खड़ा होना उनका अधिकार है। वो कोई भी मसला उठा दें, वो ट्रेड डील की बात कर लें, वो आपसे MM नरवणे साहब की किताब पर बात कर लें, आप सारे मुद्दों को एक सिरे से खारिज कर देते हैं। करें तो करें क्या राहुल गांधी? देखिए, 2 बातें। जो जनरल नरवणे की बात है, तो अब तो पेंगुइन जो प्रकाशक है उसका बयान आ गया कि ऐसी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, और अगर इसके कोई अंश कहीं भी क्लेम कर रहा है तो ये कॉपीराइट में आता है। फिर जनरल नरवणे का ट्वीट आ गया, उन्होंने कहा जो पेंगुइन कह रही है प्रकाशक वही सही है। उससे पहले राहुल गांधी क्या बोले थे, या तो नरवणे जी झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन। अब दोनों के बयान के बाद, प्रकाशक और लेखक दोनों के बयान के बाद, तो एक ही व्यक्ति झूठ बोलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी समझदार लोग हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री के बीच की बातचीत, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच की बातचीत, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आती है। ये 1954 के आर्मी एक्ट से गवर्न होती है। कभी ये पब्लिक डोमेन का हिस्सा नहीं हो सकती। मैं पूछना चाहता हूं, सन 71 की लड़ाई के जनरल साइमन मानेकशॉ और इंदिरा गांधी के बीच के कितने कम्युनिकेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जनरल डगलस मैकार्थर और विंस्टन चर्चिल के बीच के कितने अवेलेबल है? फ्रांस के प्रेसिडेंट और जनरल चार्ल्स डिगॉल के बीच के कितने अवेलेबल है? ये फिर मैं कहना चाहता हूं, राष्ट्र की सुरक्षा पर राजनीति करो, सेना को लेकर संदेह उत्पन्न करो, तो यदि किसी को यह भी न पता हो कि यह बात ऑफिशियल सीक्रेट, और वो देखिए वो सदन के पटल पर ही क्यों बोले, तो सिर्फ अनजान नहीं है, यह शातिरपना क्यों है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। सदन के पटल पर बोली हुई चीज पे आपके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि इम्यूनिटी होती है।
सदन के बाहर बोलेंगे तो समस्या हो सकती है, इसलिए वो विषय बार बार सदन के पटल पर उठाओ, ताकि आप जनता के अंदर जो भ्रम पैदा करना चाहते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी जो फ्लोर ऑफ द हाउस की है, उसका उपयोग करके सफल हो सको। यह एक गहरा षड्यंत्र है, इसे समझना चाहिए। तो फिर क्या बीजेपी ही बता देगी कि राहुल गांधी को क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए? राहुल गांधी तो जितने भी मसले उठाते हैं, आपको वो बेमानी लगते हैं, आपको वो बचकाने लगते हैं। मैंने सब प्रमाण बोला, LIC, HAL, SBI से लेके, अब बताइए वो चौकीदार चोर के लिए वो खुद माफी मांग चुके हैं, मतलब रजिस्टर्ड, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रजिस्टर्ड माफी मांगने वाले। तो हम नहीं कह रहे हैं, राहुल गांधी जी स्वयं ही लगातार अपने पिछले जितने भी, अब जैसे मैं एक और फैक्ट बताता हूं, और बिल्कुल फैक्ट के साथ, कोई जाके इसको चेक कर ले। सितंबर 2023 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में, शायद डलस में जाके बोला था कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे तरीके से कंटेन कर लिया है, भारत नहीं कर पा रहा है। अब मैं आपसे कहता हूं, जाके चेक करिए, जनवरी 23 से जुलाई 23 के बीच में चाइना में रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 21.9% हो गया था। तो चीन ने क्या किया, अगस्त 2023 से डाटा देना बंद कर दिया, और महोदय सितंबर 2023 में यह कह रहे हैं। अब आइए, फिर जनवरी 2024 से चीन ने बेरोजगारी का आधार बदल दिया, फिर जुलाई 2024 में उनके यहां 15% हो गई अनएम्प्लॉयमेंट की दर। किसी को या तो यह पता नहीं है, या पता होने के बावजूद अपने देश को नीचा और दूसरे देश को ऊंचा दिखाने का कोई प्रयास कर रहा है, तो यह बहुत गंभीर और खतरनाक बात है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री, इसीलिए मैंने कहा ना, उनको हम नहीं कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ये प्रमाणित है। देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना या देश की सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल पूछना देश विरोधी कैसे हो जाता है? वो ट्रेड डील पर आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, नेता विपक्ष हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो सदन में खड़े होकर अगर ये जानना चाह रहे हैं कि अमेरिका के साथ हमारी क्या डील हुई, क्या हमने सरेंडर कर दिया, क्या हम झुक गए, क्या हमने अपने हितों को पीछे रख दिया, तो क्या गलत है? दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले तो मैं सेना के बारे में और फिर डील के बारे में। सेना के बारे में कहना चाहता हूं, कोई व्यक्ति क्या बोलता है, इससे भी दिखा जाता किस पृष्ठभूमि का व्यक्ति है। जैसे आप डॉक्टर पास इलाज कराने आते हो, कहता भाई अपनी जरा वो केस हिस्ट्री बताइए। तो केस हिस्ट्री क्या है? सेना के बारे में ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सेना पे सवाल उठा रहे थे, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना ने की थी, भारत सरकार ने नहीं, और इनके बयान पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रहे थे। जब बालाकोट हुआ तो डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उस पर सवाल उठा रहे थे, कितने मरे, कौवे मरे कि आदमी मरे, पेड़ गिरे कि बिल्डिंग गिरी। आइए, सर्जिकल स्ट्राइक पे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर सवाल उठा रहे थे। इनके ही नेता, भारत के सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत जी, स्वर्गीय बिपिन रावत जी को सड़क छाप गुंडा बोल रहे थे, और इनके ही नेता पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष कमर बाजवा की कमर में हाथ डाल के झप्पी डाल रहे थे। और उसके बाद वो कहे कि मुझे सेना के बारे में बहुत चिंता हो रही है, और वो भी ऐसी बात जो लीगली बोली नहीं जा सकती, वो भी एक ऐसी किताब के रेफरेंस से जो किताब छपी नहीं है, और वो भी एक ऐसी मैगजीन कारमा। आपको पता कारमा कितनी जबरदस्त मैगजीन है? ये एक ऐसी मैगजीन है, 2011 में असीमानंद का इंटरव्यू तिहाड़ जेल के अंदर जाके ले लिया। अरे भाई, तिहाड़ जेल के अंदर इंटरव्यू कैसे हो सकता है? इस पे तो जो वहां का अधिकारी था उस पे तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। और क्या हुआ, असीमानंद के उस बयान को जो इंटरव्यू में दिया गया, उसको यथार्थ मानकर समझौता एक्सप्रेस के सारे पाकिस्तानी आरोपियों को छोड़कर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी कर दी गई, जबकि वो अमेरिका के में आज भी समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान नहीं किया है। डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी बीवी फौजिया का बयान FBI के पास है, मगर कारवा मैगजीन पे बजाय कार्रवाई होने के कि भाई तुमने आतंकवाद के आरोप में अंदर बैठे व्यक्ति का जेल में इंटरव्यू कैसे ले लिया, उस बयान को बोल दिया गया। तो समझ लीजिए कि ये कितने बड़ा अब तो वो किताब लेकर घूम रहे हैं ना। अब तो वो किताब हर जगह दिखाते हैं, प्रेस को भी दिखाते हैं, मीडिया को बार बार दिखाते हैं, कहते हैं देखिए मेरे पास किताब है। कि ऐसी कोई किताब नहीं, अगर है तो कॉपीराइट है। अब वो किताब का वो फ्रंट पेज दिखा रहे हैं, पता नहीं अंदर छपा है कि वो जैसे संविधान दिखा दिया था, खाली तो नहीं है, ये भी हो सकता। अब मैं डील की बात करता हूं। देखिए, ट्रेड डील के जब हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा है कि ट्रेड डील के ऊपर सहमति होकर घोषणा हो गई, अब जो उसके बारीक कंटूर्स होते हैं उसके बारे में भी उन्होंने डिटेल बताया कि चावल, गेहूं, चीनी, ये सारी चीजें, दाल, ये चीजें बाहर हैं, डेयरी उत्पाद बाहर हैं। अब उन्होंने कहा जो एग्जैक्ट डिटेल है कि किस चीज के ऊपर क्या होगा, किस पे क्या होगा, ये 8 से 9 हफ्ते लगेंगे फाइनल होने में, उसके बाद सबके सामने आ जाएगा। जैसे मैं एक और बताता हूं जो उन्होंने सरासर झूठ बोला, भारत के ऊपर टैरिफ 18% है कपड़ों पे, टेक्सटाइल पे, और बांग्लादेश पे 20%। वो कह रहे नहीं, बांग्लादेश पे तो
0% कर दिया है। किस चीज पे 0% किया है? अमेरिका ने कंडीशनल 0% किया है। जो रेयन, जो फाइबर, जो कपड़ा अमेरिका भेजेगा, सिर्फ उसी कपड़े को अगर वो सिलकर भेजेंगे तब उस पर 0% लगेगी। यानी उसमें बांग्लादेश का कोई सामान नहीं यूज हो रहा है। बांग्लादेश एक प्रकार से अमेरिका का दर्जी बन के काम कर रहा है भाई। जबकि हमारे यहां जो हो रहा है, हमारे यहां तो हमारे यहां का व्यक्ति उसको उगाएगा, हमारे यहां का व्यक्ति उसको प्रोसेस करेगा, हमारे यहां का व्यक्ति उसको रेयन उसमें फाइबर में कन्वर्ट करेगा, हमारे ही व्यक्ति सिलेगा, तो उस पर बांग्लादेश में 20% है। तो देखिए किस ढंग से तथ्य को छुपाकर बोलने का कार्य किया जाता है। यह अपने आप में गंभीर। लेकिन 18% वर्सेस 0%, ये सवाल तो राहुल गांधी का ठीक है ना। वो ये जानना चाह रहे हैं कि हमसे तो अमेरिका 18% टैरिफ लगा रहा है, लेकिन हमने क्यों 0% फिर हम कह रहे हैं ये बचकाना सवाल है। ऐसा नहीं कि हमारे सारे प्रोडक्ट के ऊपर 18% है। मोबाइल फोन हम सब यूज करते हैं, 0% टैरिफ है अमेरिका में। फार्मास्यूटिकल 0% टैरिफ है। क्यों? अभी जब हमारा 50% टैरिफ था तब भी अमेरिका में आईफोन भारत के बने हुए ही बिक रहे थे। क्यों? क्योंकि अमेरिका को इस बात का डर है कि चीन से बने हुए आईफोन नहीं लेने, उसके अंदर कुछ ऐसा ना हो चचा शी जिनपिंग ने कुछ अंदर कर दिया हो। इसलिए सिर्फ भारत के बने हुए फोन्स पर विश्वास था और अब उस पर 0% टैरिफ है। अब देखिए जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इस पर 0% टैरिफ है, किसी पे 3% है, किसी पे 7.5%। और एक और मैं बात बता दूं, अमेरिका से जो सामान आएगा, अरे भाई दिमाग लगा के काम करना चाहिए। किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था के साथ यदि आपकी डील होती है तो आपको फायदा होता है। जैसे जब ब्रिटेन भारत आया था तो भारत विकसित था तो ब्रिटेन को फायदा हुआ। जब चाइना और अमेरिका के बीच में 1995 में WTO के तहत सारी फैक्ट्रियां गई तो चीन को फायदा हुआ। हमारे यहां कॉस्ट इतनी कम है कच्चे माल से लेके बनाने की कि अमेरिका कुछ भी बना ले उसकी कॉस्ट भारतीय मार्केट में हमसे कम नहीं हो सकती। इसलिए इसका लाभ हम ही को मिलने वाला। जैसे उदाहरण के लिए आपसे कहना चाहता हूं, पानी की छोटी बोतल होती है, यहां कितने की आती है? 10-12 रुपए की। जाके अमेरिका में पता करिए $1.5। तो क्या 150 रुपए की है? 145 की नहीं है ना। तो आपका कोई भी सामान यहां आएगा उस कॉस्ट पे हमें ही फायदा होगा। अगर इतनी सामान्य समझ किसी को ना हो तो या तो वो ना समझ है या फिर वो किसी खतरनाक खेल के हिस्से बन रहे हैं। अनजाने में या जाने में, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है ना समझ हो और अनजाने में उन शक्तियों के हाथ में आके फंस रहे हैं। विपक्ष आपसे ये जानना चाहता है कि रशिया से ऑयल खरीदने को लेकर हमारी सरकार का स्टैंड क्या है। वो अमेरिका के बयान को आधार बनाता है और ये सवाल पूछता है कि क्या हमने अपनी देश की संप्रभुता से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? क्या हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे? क्या हमने अपने सबसे अच्छे दोस्त, सबसे पुराने दोस्त को धोखा दे दिया है? हमने दोस्ती के हाथ पीछे खींच लिए। दो बातें। पहली बात, रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, भारत सरकार ने ऐसा कोई वो नहीं किया। ये बताइए, पुतिन का बयान आया नहीं, राहुल गांधी का बयान आ रहा है। रशिया किसी मिनिस्टर का बयान आया नहीं आया। अब मैं बताना चाहता हूं दूसरी बात, पूछिए कांग्रेस से 2004 से 14 के बीच में कितना रशियन ऑयल खरीदा था? 0.02%, ऑलमोस्ट जीरो। वेनेजुला से आप खरीद रहे थे। अब मैं बताता हूं, भारत सरकार की बहुत स्पष्ट नीति है, जहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा और अच्छा तेल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। जैसे रूस पे प्रतिबंध लग गया, मगर उस समय की अमेरिकन गवर्नमेंट से हमने वेवर ले लिया कि हम रूस से खरीदेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। तो चूंकि रूस पे प्रतिबंध लग गया था, रूस का तेल सस्ता हो गया था, तो हमने रूस से खरीदना शुरू कर दिया। तो हम मिडिल ईस्ट से भी खरीद रहे थे, थोड़ा बहुत इस ढंग के प्रोडक्ट्स हम अमेरिका से भी खरीदते हैं। अब आइए साहब, वेनेजुला से ये खरीदते थे 2004 से 14 के बीच, रूस से नहीं खरीदते थे। अब वेनेजुला पे प्रतिबंध लग गया तो आप खरीद ही नहीं सकते थे। अब यदि रूस पे प्रतिबंध है और वेनेजुला पे प्रतिबंध नहीं है तो मानी बात है वेनेजुला का भी सस्ता हो सकता है। हमने भी कहीं कोई कमेंट नहीं किया है। भारत सरकार की संप्रभुता एकदम स्पष्ट है, जहां से सस्ता तेल मिलेगा, अच्छा तेल मिलेगा, हम वहीं से खरीदेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि वो कह रहे हैं कि साहब महंगा है तो भी वहीं से खरीद दो। इसलिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम तेल, और जहां तक संप्रभुता की बात है तो हम एक भी बात बताना चाहते हो, कौन व्यक्ति इस पे ज्ञान देता है? मैं कोट कर रहा हूं नटवर सिंह, जो कि कांग्रेस की सरकार में विदेश मंत्री रहे। उनकी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ, उसमें वो कोट करते हैं कि शाम को एक पार्टी के दौरान सोनिया गांधी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, हम आपको विदेश मंत्रालय में नहीं रख सकते, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है और अमेरिका का प्रेशर है। यह कौन बोल रहा है? आपकी सरकार का विदेश मंत्री सोनिया जी को कोट करके बोल रहा है। उसके बाद साफ हो जाता है। याद करिए विकीलीक्स में, मैं नहीं कहता विकीलीक्स में जो लिखा है सब सही है, राहुल गांधी जी जाके अमेरिकन एम्बेसडर से मिले और उन्होंने कहा हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा है जैश ए मोहम्मद के मुकाबले। पहली बात, आप काहे मिले जाके भाई?
आप तो सिर्फ एक सांसद थे, ना विदेश मंत्री थे, ना विदेश राज्य मंत्री थे, ना फॉरेन सेक्रेटरी थे। आप क्यों मिले जाकर? फिर आप आइए विकीलीक्स में हिलेरी क्लिंटन कहती हैं कि मोंटेसिंग अहलूवालिया फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले थे, ये प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए? तो मैं पूछना चाहता हूं, सही है गलत? कांग्रेस ने खंडन क्यों नहीं? हिलेरी क्लिंटन को पता कैसे था कि मोंटेसिंग अहलूवालिया बनने वाले थे? अब आइए साहब, दौलत बेग ओल्डी की घटना हुई 2011-12 में, जब चीन ने वहां पर अटैक किया, तो सलमान खुर्शीदी क्या बोले? दिस इज एन स्मॉल एक्ने ऑन द ब्यूटीफुल फेस ऑफ फ्रेंडशिप। वाह, ये भारत और चीन के खूबसूरत दोस्ती के चेहरे पर एक मुहासे की तरह है। ऐसा तो गजब गजब आप बोलते थे। खंडन तो आप भी नहीं करते ना, इसी बात की शिकायत तो राहुल गांधी और पूरे के पूरे विपक्ष को है ना कि अमेरिका हर मसले पर कोई ना कोई बयान दे देता है। रशिया ऑयल पर भी अमेरिका का ही बयान था कि हम निगरानी करेंगे, अगर रशिया से भारत ने ऑयल खरीदा तो हम जितने टैरिफ है उनको वापस लगा देंगे। इस पर खंडन क्यों नहीं करते हैं देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी? कहते हैं बहुत स्पष्ट बताना चाहते हैं, टैरिफ कौन लगाता है? वहां की सरकार। जैसे एक्साइज हम लगाते हैं, तो अगर लगाते हमें तो एक्साइज भी हम ही कम करने की घोषणा करेंगे। टैरिफ उनका लगाया हुआ टैक्स है, और टैरिफ की बहुत से लोगों को हिंदी नहीं पता होगी। टैरिफ को हिंदी कहते हैं तट कर, यानी जिस देश के तट पर आकर कोई उत्पाद उतरता है उस पर जो कर लगता है। तो भाई उनका टैक्स उन्होंने बढ़ाया तो वही कम करने की घोषणा करेंगे, हम घोषणा कर देंगे। हम अमेरिका के सरकार के बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं क्या? फिर मैं कह रहा हूं, जिसको यह ना पता हो या तो अबोध है या खतरनाक है। इसीलिए टैरिफ के मामले में भी बहुत स्पष्ट होना चाहिए, उन्होंने बढ़ाया था, उन्होंने कम किया। और बल्कि आपको तो यह भी समझना चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात, अमेरिका ने यह चीज कैसे की है। पहले हमारा एफटीए हो गया ऑस्ट्रेलिया से, फिर एफटीए हुआ यूएई से, फिर एफटीए हुआ ब्रिटेन से। कीथ स्टेमर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जब मुंबई आए तो उन्होंने क्या बोला? दिस इज द बिगेस्ट एवर बिजनेस डेलीगेशन टेकन बाय एनी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एनी टाइम इन द वर्ल्ड। वो सबसे लेके आए। अब आइए, उसके बाद हमारा हुआ नॉर्डिक कंट्रीज, यानी स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज। फिर हुआ ईयू से, जिसमें उर्सुला वॉन डर लेyen ने कहा दिस इज द मदर ऑफ ऑल द डील्स। अब आप सोचिए, तो मानी हुई बात है, जब हमने लगभग दुनिया की सारी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ एफटीए कर लिया हो, तो अमेरिका को भी कुछ ना कुछ तो प्रेशर फील हुआ होगा कि ईयू के जस्ट 2 दिन के बाद हुआ। यह मुझे लगता है हर व्यक्ति को समझ में आ सकता है कि ईयू की डील हुई और 72 घंटे के अंदर अमेरिका से डील हो गई। और फिर मैं यह भी कहना चाहता हूं, मतलब इसमें कोई हम अगेंस्ट में बात नहीं कहना चाहते, अमेरिका के ही एक मंत्री थे हार्वर्ड लुटनिक, उनका एक बयान आया था कि भाई प्रेसिडेंट वॉज एक्सपेक्टिंग ए कॉल नहीं आई थी इसलिए नहीं हुई थी। और दूसरा, इस डील पे कम से कम एक मामले में तो माफी मांग लेनी चाहिए कांग्रेस को। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने कहा था डील की वजह से मैंने रुकवा दिया, डील तो हुई नहीं थी, डील तो 1 साल बाद तक नहीं हुई। इसका मतलब वह बात गलत थी, तो कांग्रेस को इस बात को मान लेना चाहिए था। अब जहां तक बात है प्रेसिडेंट ट्रंप की, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई भी बयान प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध आपत्तिजनक नहीं दिया। बताइए कभी दिया हो तो? उन्होंने सिर्फ कहा कि उन्होंने कहा मोदी इज ए वेरी टफ निगोशिएटर, ये बोला। उन्होंने कहा मोदी इज ए ग्रेट मैन, मोदी इज ए गुड फ्रेंड। उन्होंने अपनी सरकार की नीतियां ऐसी रखी, तो हमने भी क्या किया? हम भी अपनी नीतियों से उनका जवाब दे रहे थे। हमने भी उनकी पल्सेस पे 30% टैरिफ लगाया था। तो जो नीतिगत निर्णय है उसका नीतिगत जवाब, जो व्यक्तिगत बात है उसका व्यक्तिगत जवाब। और फिर मतलब मैं एक और बात कहूं, राहुल गांधी जी ने कहा था ना मार्च 2023 में लंदन में जाके कि व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप, इंग्लैंड एंड अमेरिका आर साइलेंट ओवर इंडिया, व्हाई दे आर नॉट रिएक्टिंग। मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूरोप, इंग्लैंड और अमेरिका भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करें। और आप देखिए आज 3 साल बाद वो स्थिति बनी है, यूरोप, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों भारत से एफटीए कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि भारत किस स्थिति में पहुंचा था, सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए जिसको हकीकत में जो न देखना चाहे, देखिए जो देखने, जिसकी आंखें बंद हो उसकी आंखें खोली जा सकती हैं, खुली आंखों में जो सोने का नाटक कर रहा उसे दिखाया नहीं जा सकता। क्या आपकी सरकार दबाव में है? जो राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री को चोक कर दिया गया है, हमारे देश के नेताओं को चोक कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये डील हुई है। कुछ तो है पर्दे के पीछे जो सरकार छिपा रही है, उतना ही दिखा रही है जितना सरकार को दिखा। मैंने वैसे इसका जवाब दे दिया है। जब 5 डीलें हो गई, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ब्रिटेन, नॉर्डिक कंट्रीज एंड ईयू, उसके बाद डील हुई, तो दबाव में कौन रहा होगा और जवाब में कौन रहा होगा, शबाब में कौन रहा होगा, यह मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। मगर उसके बावजूद यदि वो इस पे आलोचना करना चाहते, तथ्यात्मक आलोचना करें
फैक्ट्स पे आके बात करें, तब यह बात समझ में आ सकती है। और जहां तक ये बात है, तो वैसे तो अब मैं ये भी बता दूं, WTO की बाली कॉन्फ्रेंस 2014 जाके चेक करिएगा, हमारी सरकार आई, हमने पुराने सारे एग्रीमेंट्स को सबोटाज कर दिया। ये वर्ड आया था कि मोदी जी की सरकार ने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय छवि भारत की खराब की, मगर क्यों किया था? अगर हमने वो एग्रीमेंट मान लिया होता 2022 के बाद हम अपने किसानों को सब्सिडी दे ही नहीं सकते थे। इस ढंग से हाथ बांध के आए थे। तो 2014 से लेकर 2026 तक हर चीज के ऊपर मजबूती के साथ स्टैंड लिया है, भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए। किसानों के हित को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं मुझ पर चाहे FIR कर दो, मेरे खिलाफ चाहे कोई सा भी मोशन लिया हो, चाहे मुझे कितना भी बदनाम कर दो, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। इस सरकार को यह बताना होगा कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में अगर आप दरवाजे खोल रहे हैं तो वो कौन सी जगह है जहां आपने हमारे किसानों के हितों को पीछे रख दिया है। देखिए, सदन के पटल पर जब मंत्री बोल चुके हैं, जो सबसे ऑथेंटिक बयान होता है कि हमने एग्री और डेयरी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट किया है, उसके बाद फर्दर डिटेल्स आ जाएं और आपको लगे नहीं साहब ये वाला छूट गया है, तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। यही तो मैं कहना चाहता हूं। आप कोई ऐसे सभा में भाषण नहीं दे रहे हैं, तब सवाल सुनेंगे आप उनके। बिल्कुल, आप तथ्यात्मक बात करें, साहब ये हुआ है, ये नहीं हुआ है। जैसे इनके जमाने से यूरोपियन यूनियन की डील चल रही थी 2006 से, 2013 में मामला बंद हो गया था, तो आप नहीं कर पाए, हमने वो करके दिखाया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि तथ्यात्मक बात करें। अब जब उसके कंटूर्स अभी तक आए नहीं है, यानी डिटेल्स प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, हां इतना डिटेल बोला है पीयूष गोयल जी ने सदन के पटल पर कि एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स मतलब जिसमें चीनी है, गेहूं है, चावल है। अब देखिए, एक और आपको मजेदार बात बताएं। एक तरफ ये सदन में इन्होंने आपत्ति दर्ज की विपक्ष की तरफ से, राज्यसभा में मैं था उस DMK की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई कि ये सारे डिटेल्स वाणिज्य मंत्री ने बाहर क्यों बताए, फ्लोर पे बताने चाहिए थे। क्यों फ्लोर पे वो बताना चाह रहे थे, आप फ्लोर पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया मगर आप डिटेल्स बोलने नहीं दे रहे थे। तो यानी या तो आपका वो बात सही है कि उन्होंने बता दिए हैं, या ये बात सही है कि उन्होंने नहीं बताए। अभी दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं सारे डिटेल्स बता दिए इसलिए उनको सदन में बुला के पूछा जाना चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे कुछ बताया ही नहीं है। ये वैसा ही है जैसे 2024 के चुनाव के बाद जब बजट आया था तो दिल्ली में यह कहा गया, अरे भाई ये तो सब बिहार को दे दिया, और पटना में कहा गया बिहार को कुछ दिया ही नहीं। तो भाई दोनों बातें कैसे हो सकती हैं कि दिल्ली सही बोल रहा था या पटना सही बोल रहा था? इसीलिए विपक्ष की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन फिर सदन में कार्रवाई क्यों नहीं चल पाती? आप तो खुद उस सदन के हिस्सा हैं। ये गतिरोध क्यों बढ़ता जा रहा है? या आपकी सरकार में ऐसा क्यों हो गया है कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की है? नहीं, देखिए कारण क्या है, जो बड़ा दल है उसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है, जो सबसे बड़ा दल है उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। समस्या यह हो गई है कि कांग्रेस को विपक्ष में रहने की आदत नहीं है। 2014 में उन्हें लगा था कि तुक्का लग गया होगा, एक बार हो गया, बाई चांस हम आ जाएंगे। 19 में जब मोदी जी दोबारा आ गए तो आप देखिए छटपटाहट उसके बाद ज्यादा शुरू हुई, और 24 के बाद जब तीसरी बार वो आ गए तो वो छटपटाहट बौखलाहट में बदल गई है। तो समस्या ये हो गई है कि उनको सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। लंबे समय तक हमने विपक्ष में रह के सकारात्मक भूमिका निभाई और बड़ी मजबूती से मुद्दों के ऊपर विपक्ष को, सत्ता पक्ष को घेरा है, परंतु हमने कभी राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं किया। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। 1995 में जिनेवा में, यूएन में, यूएन का एक ऑफिस जिनेवा में भी है। कोई ये कहना है यूएन वाला न्यूयॉर्क में आजकल क्लिप कटुआ गैंग का कोई भरोसा नहीं रहता, वो बीच में काट के कुछ और चलाने लगता है। तो मैं कहना चाहता हूं वहां पर पाकिस्तान भारत के विरुद्ध कश्मीर पर प्रस्ताव ला रहा था, और भारतीय डेलीगेशन को लीड करने कौन गया? अटल बिहारी वाजपेयी जी, नेता प्रतिपक्ष। और वहां जाकर नरसिम्हा राव सरकार का पक्ष लिया, वहां सारा क्रेडिट नरसिम्हा राव सरकार को दिया, घर में आके लड़ाई लड़ी। और यहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके उससे पहले के दौर में पाकिस्तान भारत के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में दिए गए डोजियर में राहुल गांधी का नाम कोट करता है। बताइए, यहां मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जाके पाकिस्तान में कहते हैं मोदी को हटाना, हमें आपकी मदद चाहिए। तो आप खुद सोच लीजिए विपक्ष का आचरण कैसा हो गया है। इसीलिए उन्हें परिपक्व विपक्ष की भूमिका अगर सीखनी है तो जरा 30-40 साल जब हम विपक्ष में रहे तो उसका उनको वो समझना। अब दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री थे जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आपत्तिजनक बात की थी। हम किसी के लिए लेट डाउन करने की बात नहीं, उन्होंने कहा देहाती औरत की तरह व्यवहार कर रहा है। हम ये नहीं करेंगे देहाती औरत कोई खराब चीज है। उन्होंने जिस टोन एंड टेरर में कहा था वो एक निगेटिव था। तो खड़े होकर बोला था
मोदी जी ने। कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 120 करोड़ के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के बारे में, हमारे बारे में ऐसा बोलने वाला, हमारे देश के प्रधानमंत्री? इन्होंने कभी ऐसा बोला? ये तो उनके सुर में सुर मिलाते हैं। मतलब 80 चुटकी 90 ताल, इधर से चुटकी बजती, उधर से ताल बजती। वो चुटकी बजाते हैं, ताल बजाते हैं। भाई विपक्ष का आचरण आप ही बता दीजिए फिर कैसा होना चाहिए? विपक्ष को क्या हंगामा करने का या वेल में आकर अपनी बातें कहने का या नारेबाजी करने का अधिकार नहीं? अब वो भी मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण से बताता हूं। जैसे मैच होता है क्रिकेट का, तो एक टीम पहले बैटिंग करती, दूसरी बॉलिंग करती है। तो हम लोग बहुत दिन से बॉलिंग कर रहे थे। अब क्या हुआ, अब बैटिंग आ गई, तो बॉलिंग करने वाली टीम बॉलिंग करने की तैयार है नहीं, फिर कह रहा मैच तो आपकी वजह से नहीं हो रहा है। भाई साहब आप बॉलिंग करिए तो, और वहां दूसरी एक और चक्कर है, सारे दलों में आपस में प्रतिस्पर्धा है। ये जो इंडी गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन सदन के पटल पर नहीं है। इन्होंने कहीं ना लोकसभा के स्पीकर को और ना राज्यसभा के चेयरमैन को लिख के दे रखा है कि ये दल हमारे इंडिया अलायंस में है और हमारे इंडिया अलायंस का नेता ये, जैसे हमने लिख के दे रखा है कि ये दल हमारे एनडीए में है और एनडीए के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इन्होंने ऐसा कोई लिख के दे ही नहीं रखा है। तो यहां पे क्या है कि बॉल कौन करेगा, तो सब एक दूसरे से छीन रहे हैं, क्योंकि वो इस क्रेडिट में लगे हैं कि मोदी जी को ज्यादा गरिया कौन पाएगा। और इसीलिए जब वो बोलना शुरू करते हैं, सोचिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो भारत के इतिहास में, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, बोटी बोटी काट डालेंगे, मौत का प्रकार बताते हैं। ऐसी भाषा कभी आपने सुनी है भारत के इतिहास में? मगर इसके बावजूद वो जितनी नफरत दे रहे हैं, जनता मोहब्बत दे रही। पर एक बात के लिए मैं कहना चाहूंगा कि इसमें मैं विपक्ष की तारीफ करूंगा कि मोदी जी को गाली बकने में भी वो अपने राजनीतिक हित का पूरा ध्यान रखते हैं। वो ये कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये नहीं कहा मोदी भस्म हो जाएंगे। जबकि हिंदू धर्म में भस्म हुआ जाता है, कब्र वब्र नहीं खुदती है। पर उन्हें लगता है शायद कब्र खुदेगी बोलने से उनके वोट बैंक को थोड़ा फायदा हो सकता है, इसलिए ये बोलना लगता है। देखिए एक तस्वीर मैं दिखाना चाह रही हूँ, एक तस्वीर मैं चलाना चाह रही हूँ, जरा वॉल पर वो तस्वीर डाल दीजिए। जब स्पीकर के केबिन में गए जो विपक्षी सांसद हैं, उस वक्त एक हंगामा हो रहा था और वो उस हंगामे को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई। ये तस्वीर है सुधांशु जी, इस तस्वीर में काफी कंट्रोवर्सी हुई। आप लोगों ने कहा, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यहां स्पीकर के साथ गाली गलौज की जा रही थी और पीछे से प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल जैसे जो सीनियर सांसद हैं वो भड़काने की कोशिश कर रहे थे, वो उकसाने की कोशिश कर रहे थे। प्रियंका गांधी कह रही है सरासर झूठे। हाँ, कुछ लोग नाराजगी थी क्योंकि बोलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन गाली गलौज जैसा कुछ भी नहीं था। अब दो बातें, पहली बात जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है। दूसरी बात, इसका वीडियो किसने बनाया है? कांग्रेस के लोगों ने बनाया है। तीसरी बात, जो प्रियंका गांधी जी ने कहा यह सरासर झूठ है, मगर इतना सच है कि एक दो सांसदों ने कुछ बोला था। यह सरासर में इतना नहीं हो सकता। अगर वो इतना बोल रही है तो बहुत साफ है। तो प्रियंका गांधी जी के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच ना रहे, पर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं, सीधे दिखा। बार बार जब संसद के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा, नेता विपक्ष की जब आवाज दबाई जाएगी, तो एकमात्र ऑप्शन विपक्ष के पास बचता है कि वो स्पीकर के पास जाएं, स्पीकर साहब के पास जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें। और जब सुनवाई नहीं होगी तो अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आया जाएगा। 118 सांसदों ने, आप कह रहे हैं एकजुट नहीं है, लेकिन फिर भी 118 सांसदों ने सिग्नेचर तो किए ना, और अब अविश्वास प्रस्ताव लेकर तो आ गया ना विपक्ष। कह रहा है भाई हमारे पक्षपातपूर्ण रवैया है, सुनता ही नहीं है। देखिए राहुल गांधी जी 40 मिनट बोले हैं, कैसे करें बोलने नहीं दिया जाएगा? जब आप नियमानुसार गलत बोलने लगेंगे तब टोका जाएगा। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, बच्चा एग्जाम देने जाता है तो एग्जामिनेशन हॉल में जो कॉपी मिलती है उसी पे लिखना पड़ता है। अब कोई कहे मैंने एक और पेज लाया हूं, मैं इस पे लिखना शुरू कर रहा हूं, तो वो आपसे छीन लिया जाएगा। कहा जाएगा नहीं आप नहीं लिख सकते, देखो मुझे लिखने नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई साहब, जो नियम है उसका पालन करिए। आपको 40 मिनट बोलने दिया गया, अनाप शनाप बोलने दिया गया, आपने तमाम अवांछित, निंदनीय, भर्त्सना योग्य, उल्टी सीधी बातें बोली जिनका कोई आधार नहीं था, और जब कहा गया तो आप उसको प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं है। अब आइए, आप विपक्ष में कहते हैं बाहर बोलते हैं तो बोलिए, तथ्य बोलिए ना। आप आके कहिए कि यदि हमारे सांसद ने कुछ किताबें दिखाई थी जो छपी हुई हैं, आप कह रहे हैं ना सदन में नहीं बोलने दिया गया, आप बाहर कहिए कि ये झूठ है, इस किताब में ऐसा नहीं लिखा है। नहीं बोल सकते क्योंकि किताब में वही लिखा है। इसीलिए हम कह रहे हैं जो जो किताबों के पन्ने खुलने लगेंगे, आपकी नींव के ईंट उखड़ने लगेंगे। इसीलिए सिर्फ हल्ला मचा के बाहर अटेंशन डाइवर्ट करके ही आपको बचना है।
तो आप लोगों का काम भी तो नेहरू जी, इंदिरा जी के बिना नहीं चलता है ना। वो एक किताब लेकर आए तो आप लोगों ने भी किताबें खोलना शुरू कर दिया। ऐसी बात को लेकर तो आपत्ति है ना कि अब कितनी दिनों तक राजनीति करते रहेंगे नेहरू जी पर, इंदिरा जी पर। अपनी उपलब्धियों पर बात करिए। नेहरू जी 1930 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और आज भी हाई कमान उन्हीं का परिवार है। अरे काम तो उनका नहीं चल रहा है नेहरू जी के खानदान के बगैर, और जवाब हमसे पूछ रहे हैं कि साहब उसके बगैर नहीं चल रहा है। और दूसरी बात, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग कहते हैं ना सर्वस्पर्शी विकास, तो एक चीज हो सकती है सर्वस्पर्शी विनाश। उसमें हर चीज में, अब बताइए साहब, सरदार पटेल का मुद्दा आएगा तो नेहरू का मामला आ जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी का विषय आता है तो उसमें नेहरू सामने आ जाते हैं, चाइना का इशू आता है तो उसमें नेहरू सामने आ जाते हैं, पाकिस्तान के साथ समझौता है कि उसमें नेहरू सामने आ जाते हैं। भारत की आर्थिक दुर्गति के लिए नेहरूवियन मॉडल जिम्मेदार था और कांग्रेस ने ही उस मॉडल को छोड़ा, ध्वस्त किया और 1991 में ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े नरसिम्हा राव जी की सरकार ने, तो नेहरू जी में। तो भाई आपकी तो स्थिति यह है कि कोई भी चीज उठाओ तो उसमें नेहरू जी दिखाई पड़ेंगे, इंक्लूडिंग योर लीडरशिप। अब उनको देख के आपको रोना आता है अगर, या गुस्सा आता है, तो उनके लिए मुझे एक ही पंक्ति याद आती है जब वो नेहरू जी को और अपनी हिस्ट्री को देखते होंगे कि कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमने तो कांग्रेस के तमाम नेताओं की बहुत तारीफ की है। क्या सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे? सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनवाई मोदी जी ने, वो कांग्रेस के नेता नहीं थे? प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न दिया, वो कांग्रेस के नेता नहीं थे? पीवी नरसिम्हा राव जी को दिया, वो कांग्रेस के नेता नहीं थे? एससी जमीर और तरुण गोगोई को पुरस्कार दिया है, वो क्या कांग्रेस के नेता नहीं थे? मदन मोहन मालवीय जी को दिया है, वो कांग्रेस के नेता नहीं थे? हकीकत यह है कि कांग्रेस के नेताओं को जितना सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है विपक्षी दलों के होने के बावजूद, उतना किसी ने कभी नहीं दिया। मगर आपके लिए कांग्रेस के हर नेता का सम्मान का तिरस्कार है, एक ही परिवार का सम्मान है। समस्या यहां पर है, कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में नहीं है। अच्छा, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है या उनके साथ कोई अभद्रता की जा सकती थी? सदन के अंदर विपक्ष कुछ ऐसा कर सकता था जो लोकतंत्र की कार्रवाई के लिए या लोकसभा की कार्रवाई के लिए, संसद की कार्रवाई के लिए काला दिन होता। जो स्पीकर के कमरे में दिख रहा था, इसके बाद हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इसमें तो प्रियंका गांधी कह रही है ना कि हम अपना विरोध जताने जा रहे थे, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम प्रधानमंत्री के साथ सदन में विरोध जताना है तो आपको अपनी बात कह के विरोध जताना होता है। चलिए, आप नारा लगाना चाहते हैं, अपनी सीट पर खड़े होकर नारे लगाइए। उसके आगे होता आप अपनी सीट खड़े होकर आगे आ गए, एक स्टेप, और उसका अगला स्टेप होता वेल में आ गए। मैं वो तस्वीर दिखा देती हूँ सर, एक बार जरा वो तस्वीर आप दिखा दें तो अच्छे से इस पर बात हो पाएगी। ये वो तस्वीर है भाई, ये तो घेराव ही तो कर रहे हैं, ये नारेबाजी कर रहे हैं और विपक्ष अपनी बातें रख रहा है। अब देखिए, इसी तस्वीर को आप एक मिनट रोकिए, ये रोक दीजिए। ये लोग इधर साइड बैठते हैं, आप खड़े होइए, आप यहां से उठ के वेल तक आ रहे हैं, वेल के बाद आप ट्रेजरी बेंचेस में क्यों जा रहे हैं? तो सीधे धक्का मुक्की करने के लिए जा रहे हैं ना। और दूसरी बात, आपने महिलाओं की एक दीवार बनाई, महिला सांसदों की, और इतना बड़ा बैनर जो किले के, उसको लेकर आप ट्रेजरी बेंच के अंदर क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब आपका उद्देश्य विरोध करना नहीं है, फिजिकल धक्का मुक्की करना है। जैसे अगर हम आपसे बात करें और बात करते करते इसके बीच में घुसने लगे तो इसका मतलब हम धक्का मुक्की करना चाह रहे हैं। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, ये महिलाओं की दीवार बनाकर इतना बड़ा बैनर आगे रख के आगे बढ़ते हुए चले जाना, ये आइडिया कहां से लिया है? शाहीन बाग से या गाजा से? सदन के पटल पर शाहीन बाग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब किसी का कोई सवाल? हाँ सर, राहुल गांधी जी ने एक बात बोली थी, जो उचित है वो करो बोला, जबकि जो उचित है वो करो सेना के ऊपर विश्वास दर्शाने वाली बात है, अपने सैनिक कमांडरों के ऊपर विश्वास दर्शाने वाली बात है, एक फ्री हैंड देने वाली बात है। तो ये बात जो है राहुल गांधी को सरकार क्यों नहीं समझा रही? क्या वो चाहते हैं कि राहुल गांधी नो बॉल फेंकते रहे और आप फ्री हिट में 6 लगाते रहो? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। समझाना कितना मुश्किल है, मैं उदाहरण, किताब और आपने जो बोला उसके लिए, देखिए समझाया जा सकता है, मगर जो समझना चाहे समझ समझ के समझाओ उसको, जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के भी ना समझे, समझो कि वो ना समझ है। अब आपको ये भी बताना चाहता हूं, बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की भारत यात्रा के आधार पर, मनमोहन सिंह जी की बात के आधार पर लिखा कि 26/11 के बाद भारत की आर्मी, भारत की सेना एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। और राहुल गांधी जी के बारे में
बैरक ओबामा ने यह लिखा है कि उनकी स्थिति एक ऐसे विद्यार्थी या छात्र की तरह है जिसके अंदर छटपटाहट है, अपने सामने वाले को इंप्रेस करने की छटपटाहट तो है, परंतु ही लैक्स द सब्सटेंस, मगर उसके पास उस विषय का ज्ञान नहीं है, यानी वो समझदारी नहीं है। तो मुझे लगता है, मैंने किताब और उदाहरण से, और उसमें तो फारी होमी मेजर जी ने भी लिखा जो प्रीवियस एयर चीफ थे कि हम लोग कार्रवाई करने को तैयार थे। तो आपने परंतु कभी इसके बावजूद समझाया कार्रवाई- राहुल गांधी जी को, कोशिश की कि अपनी बात रख पाए? आजकल वो एप्स्टीन फाइल्स के मुद्दे पर भी खूब एग्रेसिव है। इस पे भी मैं एक बताना चाहता हूं, एक संस्कृत में श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। इसका अर्थ होता है जिसकी स्वयं की प्रज्ञा यानी बुद्धि ना हो, उसको बड़ी से बड़ी किताब दिखाओ, बड़े से बड़ा शास्त्र समझाओ, वो नहीं समझ सकता। जैसे जिसकी आंखें बंद हो या आंखें हो ही नहीं, उसको कितना भी दर्पण दिखाओ वो अपना चेहरा भी नहीं देख सकता। तो समस्या क्या है कि जब वो आंखें बंद करके और बुद्धि के कपाट बंद करके समझना चाहेंगे तो कोई उनको नहीं समझा सकता। पूछिए। सुधांशु सर, मैं ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी जो इस तरह की ओछी हरकत करते हैं और करके यह तो नहीं जताना चाह रहे कि उनके ऊपर में ओछी हरकत के वजह से कार्रवाई हो और अपने आप को प्रताड़ित साबित करके सहानुभूति वोट के लिए यह हथकंडा तो नहीं अपना रहे? नहीं, जो आप कह रहे हैं ये भी हो सकता है कि भाई मैं ऐसी कोई हरकत, इतनी हरकत करूं कि फिर मैं ये कह सकूं देखिए साहब मेरे साथ ये हो रहा है। जैसे कई बार क्या होता है कि नकल करते हुए बच्चे पकड़े जाते हैं ना, तो वो पर्ची मुंह में डाल देते हैं, साहब ने बहुत जगह सुना होगा। फिर जब उनके मुंह के अंदर कोई अगर फ्लाइंग स्क्वाड वाला हाथ डाल, देखिए साहब मेरे को स्पर्श कर रहे हैं, मेरे को ये कर रहे हैं, मेरे मुंह में हाथ डाल रहे हैं, हो सकता है उनके मन में ऐसी बात हो। अब ये तो कांग्रेस का कोई प्रवक्ता बता सकता है। सवाल। हाँ। सर, मैं अब मैं राहुल गांधी जी के बारे में क्या ही बात करूं। उन्हें तो पहले कोई उन्हें समझाना चाहिए, कोई जाके उन्हें समझाए कि कुछ बोलने से पहले अपने गिरबान में उन्हें झांकना चाहिए। क्योंकि जब 2008 में जब डील हुआ था, जब हमारा अमेरिका से न्यूक्लियर डील हुआ था, वो टाइम हमारा सरकार था कांग्रेस का, और अभी जब हमारा यूएसए से डील हुआ तो वो जो सरकार ने जो डील किया था 2008 में, जो शर्तें रखी गई थी वो डिस्क्लोज नहीं की गई। अब जो डील हमारे यूएसए के साथ हुआ उसको डिस्क्लोज वो भी नहीं हुआ। बट ये इनकी सरकार क्यों पूछ रही है कि आप बताओ, उनकी शर्तें बताओ? अब वो उनको नहीं पता होना चाहिए कि उन्हें क्या जो उन्होंने किया, हमसे क्यों पूछ रहे हैं वो? नहीं, देखिए नहीं, जो विपक्ष तो डील अभी पूछेगा हुई है इसकी तो बताया गया है कि था ना उस टाइम 2008 में 2 से 3 महीने लगेंगे सारा फाइनल होने पे। हाँ, जो न्यूक्लियर डील हुई थी वो मनमोहन सिंह जी की सरकार में एक ही मुद्दा था जब मनमोहन सिंह जी ने अपनी सरकार दांव पे लगा दी थी, और एक ही मौका था जब सदन के पटल पर सांसदों ने आके पैसा दिखाया था कि हमें पैसा दिया गया है। कांग्रेस के एक नेता का बयान आया था, आप जाके चेक कर लीजिएगा, स्टीवन वाइट डिप्टी चीफ ऑफ मिशन थे उस समय अमेरिका के, उनको जाकर एक कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने पूरे पैसे की व्यवस्था कर ली है, कोई समस्या नहीं। और याद करिए कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन वापस कर लिया था, मनमोहन सिंह सरकार बची कैसी थी? मुलायम सिंह जी के उस समय 40 सांसद थे, उन्होंने जाके बचाया था। मुलायम सिंह अमर सिंह की बाहर निकलते हुए फोटो आज भी अवेलेबल होगी। और उसके बाद क्या हुआ था? 2G घोटाले में पीएससी की रिपोर्ट सबमिट नहीं होने दी गई, और उसके तुरंत बाद, ये जुलाई 2008 की बात है, 2 से 3 महीने में केसेस विड्रॉ हो गए थे। एक और आरोप जो आपकी सरकार पे लगता है वो ये है कि आप हर मामले में मनमानी करते हैं। आप जवाब देंगे लेकिन तब देंगे जब आपका मन करेगा। नेता विपक्ष पूछते रह जाएं, आप उस सवाल का जवाब नहीं देंगे। आपको जो नियम लेकर आना है आप लेकर आएंगे, आप थोप देंगे, आप ये पूछने की भी कोशिश नहीं करेंगे कि आपको ये नियम पसंद है या नहीं पसंद है। ताजा प्रकरण वंदे मातरम का है, और अब तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट भी जा रही है, कह रही है हम कोर्ट जाएंगे अगर सरकार ने विड्रॉ नहीं किया, क्योंकि ये हमारे मजहब के खिलाफ है। जो ये बात कही गई, एक तो जो आपने कहा कि हम जबरदस्ती करेंगे, तो मैं तो राज्यसभा में हूं, राज्यसभा तो आराम से चली, वहां भी तो वही कांग्रेस पार्टी है, उनसे बड़े नेता हैं वहां पे, खड़गे जी नेता प्रतिपक्ष है, राहुल गांधी नहीं है, बस बिलोरने के लिए नहीं है। राहुल जी की स्थिति आज की डेट में ये नजर आती है, जिसे हम लोगों की तरफ एक गांव में कहावत होती है, पी ना पाए तो ढरकाए जरूर दो। जैसे पानी रखा है ना, अगर आप पी नहीं पाते तो मेज को इतनी जोर से हिला दो कि वो गिर जाए, तो वो ढरकाने में ज्यादा रुचि ले रहे हैं, पीने में नहीं रुचि ले रहे हैं, इस कारण से ये समस्या आ रही है। और वंदे मातरम आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता हो, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया है? 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? रहमतुल्लाह अहमद सयानी। पूरा वंदे मातरम गाया गया था, वो भी तो मुसलमान थे, उन्हें तो कोई समस्या नहीं थी। उसके बाद अगले 30 वर्षों तक अनेक कांग्रेस के अध्यक्ष मुसलमान रहे, किसी को कोई समस्या नहीं रही। यहां तक कि 1924 में मोहम्मद अली जौहर, जो बाद में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बन गए, वही जिनके नाम पे वो रामपुर वाली यूनिवर्सिटी बनवाई थी आजम खान ने, उनके जमाने में भी पूरा वंदे मातरम गाया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं, और मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए,
राज्यों के शिक्षा मंत्री के पहले सम्मेलन में न सिर्फ वंदे मातरम बल्कि सरस्वती वंदना भी गाई गई। तो अब कौन सी समस्या आ रही है बोलने में? और वंदे मातरम तो संसद के हर सत्र के समाप्त होने पर गाया जाता है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि उनके हर अधिवेशन में, हमारे भी हर अधिवेशन में गाया जाता है। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के मुसलमानों से कि वो नहीं गाते हैं क्या, या सदन में नहीं खड़े होते? अगर नहीं खड़े होते हैं तो फोटो दिखाएं, और अगर तब खड़े होते हैं और अब कुछ और उल्टा बोल रहे हैं, यह राजनीति है। शुक्रिया आपका सुधांशु जी, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत बहुत तालियों के साथ एक बार शुक्रिया। इसी के साथ आज मुकाबला में बस इतना ही।